सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न बायोलॉजी विद यशु में। मैं आपका यशु भैया लेके आ चुका हूँ क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आ गए हैं क्या सब लोग, है ना। फटाफट से बता दो, मुझे पता है ये लेक्चर रिकॉर्डेड होने वाला है, बट फिर भी है ना। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं इस लेक्चर को पढ़ने के लिए? हाँ, क्या आपने पुराना सब कुछ रिवाइज करके रखा हुआ है अपना? जो भी मैंने सेल का स्ट्रक्चर बताया था, जो भी सिलेबस चेंज बताया था, सब कुछ क्या है ना सिलेबस में? तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई भी दिक्कत होगी आपको। ठीक, जो लास्ट टाइम पे मैंने लेक्चर्स बताए थे, जो लेक्चर में बताया था, टॉपिक्स जो मैंने क्लियर किए थे, सेल के बारे में बता दिया था, एक ओवरव्यू दे दिया था सेल के बारे में कि आपको आगे क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कैसे एक सेल आपको दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज हमें कुछ नई चीज़ें इस चैप्टर के बारे में पढ़नी है और बहुत सारी नई चीज़ें आप पहली बार सुनोगे। ठीक है, तो मुझे पता है आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस चीज़ के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। ठीक है, और यही जो आपकी सीखने की इच्छा है, यही हमें मोटिवेशन देता है हर रोज़ एक नया वीडियो लाने के लिए। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है इस बार वीडियो में, एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ हो गया था, तो इस वजह से, और थोड़ा इशू हो गया था, तो इस वजह से भी लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। बट अब आपको पर डे के अकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें मैंने शेड्यूल रखा है कि 3 दिन जो होंगे वो क्लास 9th के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और 3 दिन जो होगा वो आपका क्लास 10th का लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम रखते हैं क्लास 9th के लिए। मैं उसमें तीन दिन जो है बायोलॉजी पढ़ाऊंगा क्लास 9th का, और 3 दिन के लिए हम क्लास 10th की बायोलॉजी को रखेंगे। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जो हमारा पुराना लेक्चर था उसके बारे में। आप लोगों ने कितने रिविजन्स किए हैं इस पे डिपेंड करता है। प्लीज जिन लोगों ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है पुराना वाला, आप प्लीज जाइए एक बार पुराना वाला लेक्चर देख करके आइए। आपको उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, सेल के बारे में बता रखा है, सेल वॉल क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको उसमें कंसीडर करके रखी हुई है, सारी चीजें बता के रखी हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज एक बार जाइए, उसे आप देख करके आइए, और उसके बाद इस लेक्चर को आप दोबारा से देखिएगा। ठीक, और उस लेक्चर में मैंने सिर्फ सेल के बारे में ही नहीं बताया है, मैंने उसमें बताया है कि साइंस में क्या क्या चैप्टर्स आपके ऐड हुए हैं, क्या क्या चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम अगर हम बायोलॉजी की बात कर लें तो आपके उसमें 3 चैप्टर्स थे टोटल। सबसे पहला था आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन सेकंड था आपका टिश्यू, एंड थर्ड था आपका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बट इस बार इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को एकदम से खत्म कर दिया गया है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। टिश्यू है, एक अलग नाम से है, और मतलब नाम तो टिश्यू से ही है, बट उसके आगे कुछ और भी ऐड किया गया है, मुझे अभी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा याद नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता के रखा है उसको। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी जो है आपका, अब ये नाम चेंज होकर के सेल और कुछ आगे उसके है, ऐसा करके बताया गया है। ठीक है, मैं एक बार देख ही लेता हूँ, डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एनसीईआरटी का पीडीएफ मेरे पास आ चुका है, जो आपकी नई बुक है वो पीडीएफ मेरे पास है अभी। ठीक है, जिसको भी वो नई वाली बुक चाहिए होगी क्लास 9th की, वो कमेंट कर देगा, मैं उसको लिंक भेज दूंगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वो है आपका, नाम तो चेंज नहीं हुआ है, बट कुछ चीज़ें इसमें हैं जो इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि आपका पहले चैप्टर का जो नाम है वो है सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन टिश्यू, एंड थर्ड इज द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बेसिकली ये क्लास 10th का पार्ट था, अब इसको 9th में कंक्लूड कर लिया गया है। द फोर्थ वन इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स मेनली हैं आपके। ठीक है, मेरे पास एक बुक है अभी, तो ये स्पेसिमेन के लिए आई थी मेरे पास। ठीक है, खैर इसको रखते हैं और अपने लेक्चर को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, हम बेसिकली वो देख लेते हैं। ठीक है,
तो आज का टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है हम पहले वो देखेंगे। सबसे पहले आज के टॉपिक में टुडेज टॉपिक क्या होने वाले हैं, आज के टॉपिक क्या होने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है हमारा। तो सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। देन नंबर 2 सेल थियरी के बारे में पढ़ेंगे, सेल थियरी किसने दी थी, ठीक है। नंबर 3 कोशिश करेंगे सेल थियरी पूरी कंप्लीट कर दें हम, ठीक है। और एक्सेप्शन भी पढ़ लेंगे हम, एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी भी आज हम देख के खत्म कर देंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हम बहुत जल्दी में नहीं पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। तो मोस्टली ये 3 टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूँ। अगर तो हमारे पास टाइम बचता है, ठीक है, तो मैं आज ही आपको मैं सबसे पहले क्या कहते हैं इसको, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बताने की कोशिश करूंगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो एकदम परफेक्ट होने वाली हैं, ये 3 चीजें हमें करनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा डाउट में रखता हूँ क्योंकि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और अगर टाइम नहीं मिलता है तो हम आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। शायद ये थोड़ा सा नीचे हो जा रहा होगा, है ना। मैं देख लेता हूँ एक बार, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। 3rd था आपका सेल थियरी हो गई, देन एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी आपको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं बताने के लिए यहाँ किस लिए आया हूँ, है ना। तो ये पढ़ना है हमें। देन आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है हमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो हो सकता है ये आज हमारा कंप्लीट ना हो, और अगर टाइम मिल गया तो हम इसको भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, राइट। और आज का अपना पहला टॉपिक लेकर के चलते हैं, जो कि होने वाला है डिस्कवरी ऑफ सेल। लास्ट टाइम पे मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी सेल के अंदर की, कि मेनली आपका जो सेल होता है वो कैसा दिखता है, एक ओवरव्यू दे दिया था मैंने उसमें आपको, ठीक है। कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, अगर वो प्लांट सेल है तो उसके आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी सेल वॉल, ठीक है। और अगर एनिमल सेल है तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अच्छा, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के लिए। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार, प्यास बहुत तेज लगी थी भाई। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। आज का पहला टॉपिक हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। बट उससे भी पहले मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है। लास्ट लेक्चर पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें सेल के बारे में बता दिया था, जैसे कि फर्स्ट डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने, मैंने आपको बता दिया था। सेल की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं उसे, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं उसे, ठीक। बट लास्ट लेक्चर में मैंने और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि रेस्पायरेशन हो गया आपका, देन लिविंग, अलाइव, नॉन लिविंग के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आप प्लीज जाकर एक बार पुराना लेक्चर देखिएगा, अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है तो बहुत हेल्प मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन अरेंज करता हूं कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सेल के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, तो सेल की डेफिनेशन से ही हम इसको देखते हैं। अगर सेल की डेफिनेशन की बात करें तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया गया है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, है ना, यूनिट हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम कहीं ना कहीं तो देखने को ये आपको मिल ही जाएगा। ठीक, तो रीजन क्या है इसका, एनसीईआरटी की ही माने, अगर एनसीईआरटी की माने तो अप्रोक्सीमेट 1.7 बिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, 1.7 बिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ पे फाउंड है, इस अर्थ पर फाउंड होता है। ठीक है, 1.7 बिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसमें से इस 1.7 में से सिर्फ मैं एक को लेता हूं, सिर्फ ह्यूमन की बात कर लूं, अगर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की बात कर लूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही लगभग मोर देन 200 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, लगभग 200 से ज्यादा टाइप्स के इसमें सेल आपको प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और हर एक सेल का जो ओरिजिन होता है, जहां से वो उत्पन्न होता है, जहां से वो पैदा होता है, ओरिजिन जो होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन फंक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एनसीईआरटी में अभी थोड़ी चीजें कुछ पहले जो पुरानी बुक थी उसमें कुछ चीजें रॉन्ग दी गई थी, बट हो सकता है जो अब नई एनसीईआरटी आ रही है शायद उसमें ये चीजें सही कर दी जाए। ठीक है, जब आप टिश्यू का चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आपको दिखाई देता है कि ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म्स अ सिमिलर फंक्शन, है ना, तो हो सकता है सारे सेल्स का फंक्शन सिमिलर हो सकता है ना भी हो। ठीक, अच्छा, तो भैया इससे क्या मतलब हुआ कि 200 टाइप से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, यही मोर देन 200 टाइप्स ऑफ जो सेल प्रेजेंट होते हैं ना, ये सेल्स क्या करते हैं, ये शेप प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, ये शेप प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड टू द ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड करता है। और हमें पता है हमारा जो बॉडी है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम को शेप देते हैं और वो ऑर्गन्स हमारे पूरे बॉडी को एक शेप देते हैं। तो यहां से आता है आपका सेल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सेल है वो आपके ऑर्गन्स को शेप प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्गन्स आपके ऑर्गन सिस्टम को शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, और पूरी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के आपकी कंप्लीट बॉडी बनाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें कि फंक्शनल की जगह पे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चरल तो समझ में आ गया भैया, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं सर। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में शायद मैंने ये चीज बताई थी। ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं इसे, हमें पता है एक सिंगल सेल के अंदर सारे के सारे फंक्शंस लाइफ के पॉसिबल हैं। एक सिंगल सेल भी सारे के सारे फंक्शन कर सकता है। एनसीईआरटी कहती है इफ समथिंग इज लेस देन सिंगल सेल देन वी कैन नॉट कंसीडर दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी चीज एक सिंगल सेल से भी कम की है या सिंगल सेल की भी नहीं है तो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका क्या मतलब है भैया, इसका मतलब यह है कि किसी भी सेल को कम से कम एक सेल का तो बना होना चाहिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कम से कम एक सेल का तो बना ही होना चाहिए, तभी हम उसे क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक सिंगल सेल के अंदर, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिंगल सेल में ही होगा, बट एक सिंगल सेल भी कैपेबल है अपने सारे ऑल लाइफ फंक्शंस को या फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सारे लाइफ फंक्शंस को एक ही सेल के अंदर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं आपके, वो आपका ग्रोथ हो गया, उसमें। ठीक है, रेस्पायरेशन हो गया, ठीक, देन आपका एक्सक्रीशन हो गया, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डाइजेशन हो गया, ठीक है, और इन सारी चीजों को मिला करके हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कि क्या होता है, यानी कि भैया
सेल के अंदर सारे फंक्शंस हो रहे हैं ना, हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। तो मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या बताया था, मेटाबॉलिज्म क्या बताया था, सम ऑफ ऑल टोटल रिएक्शन, जितने भी सेल के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं वो कहां होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। क्लियर, ठीक। तो एक सिंगल सेल भी अपने सारे लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल होता है, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट। तो इससे स्ट्रक्चरल यूनिट क्या था भैया, more than 200 types of cells that that gives the shape to the organs, and organs give the shape to our body, which protects our organs and give the proper shape to our body। ठीक, इसकी वजह से स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं इसे हम। और एक सिंगल सेल के अंदर भी सारे के सारे फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है अपने लाइफ प्रोसेस के, तो इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको, क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। इसमें मैंने पहले से ही थोड़ा सा हिंट आपको दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे रखा था लास्ट क्लास के अंदर। डिस्कवरी ऑफ सेल में मैंने थोड़ी चीजें बता रखी हैं आपको, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना डिस्कवरी ऑफ सेल को, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहला पॉइंट मैं आपको लास्ट लेक्चर पे थोड़ा लेके चलूंगा, ठीक है, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कंसीडर करते हैं इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, पहला सेल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, है ना, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। सबको पता है ना किसने किया था, भैया, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। कब किया था भैया, कब किया था ये तो भूल गए, अरे तो पढ़ो ना, है ना, पढ़ना भी तो है, वरना फिर कैसे करोगे। इन 1665 सबसे पहला कब किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। लेकिन सर आपने तो बताया था, कि उन्होंने तो सबसे पहला डेड सेल दिया था, है ना, सबसे पहला डेड सेल दिया था। बिल्कुल सही बताया था, कोई गलत बात नहीं है इसमें, बिल्कुल सही बताया था। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करेगा कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तब भी आप आंसर क्या लगाओगे, रॉबर्ट हुक, ठीक है। फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट सेल, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट सेल लिखा होगा तब भी आप उसका आंसर क्या लगाओगे, आप रॉबर्ट हुक ही लगाओगे। और जब आपका लिखा होगा, जब आपका या पूछा होगा फर्स्ट डेड सेल अगर पूछा होगा, उसका भी आंसर आप क्या लगाओगे, रॉबर्ट हुक ही लगाओगे, है ना। क्यों, क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने डिस्कवरी की थी उस टाइम पे ये नहीं पता था कि वो डेड है या फिर लिविंग है, वो बाद में कैरेक्टराइज्ड हुआ, ठीक है। तो उसको उन्होंने पहले सेल नहीं बोला था, है ना, रॉबर्ट हुक ने उसको सेल नहीं बोला। उन्होंने क्या कहा कि बेसिकली एक कॉर्क था, ठीक है, एक कॉर्क के अंदर उन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। ये कॉर्क बेसिकली किससे बना था, कॉर्क का मतलब होता है ढक्कन, ऐसा ढक्कन। पहले के बॉटल्स जो आते थे, मैं बता देता हूं आपको कॉर्क क्या होता है मेनली। पहले के जो बॉटल्स आते थे ना, वो कुछ ऐसे आते थे, नहीं ऐसे नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ जिससे तुम लोग को दिक्कत ना हो। शायद ऐसे ही था, पहले बॉटल्स ऐसे ही बनते थे, हाँ कुछ ऐसा, ठीक। और इसके ऊपर जो ढक्कन लगता था, इस बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगता था, ठीक है, इस बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगता था, उस ढक्कन को मेनली हम कहते थे कॉर्क सेल। वो कुछ ऐसा होता था, ऐसे, ठीक, ये कुछ ऐसा होता था और इसे हम कहते थे कॉर्क। ये है हमारा कॉर्क, है, ठीक। मेनली ये कॉर्क एक ओक ट्री से बना हुआ था, ओक ट्री से बना हुआ था। ये स्पेनिश का एक प्लांट है, ओक ट्री। तो सबसे पहला जो डेड सेल था, या सबसे पहला जो सेल था, रॉबर्ट हुक ने इसी कॉर्क के अंदर, जो कि ओक ट्री का एक बार्क था, उससे मिलकर के बना हुआ था, उसमें स्टडी किया। कैसे किया, बेसिकली इन्होंने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, ठीक है, he discovered
डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, फर्स्ट चाहे आप डेड सेल कह लीजिए, फर्स्ट डेड सेल विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड, खुद से बनाया हुआ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, माइक्रो SCOPE। अच्छा, मतलब कि माइक्रोस्कोप उस टाइम पे थे, है ना? 60 भैया क्या 1665 पे माइक्रोस्कोप थे? बिल्कुल थे, है ना? और सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप था वो रॉबर्ट हुक ने ही बनाया था, है ना? वो इतना एडवांस नहीं था। फिर उसके बाद एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया। फिर उन्होंने लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया, स्पर्म सेल के बारे में स्टडी किया, अपने चीक सेल के बारे में स्टडी किया। आप देखोगे ना, जब कोई चीज गर्म आप खा लेते हो तो ऊपर का जो लेयर होता है वो उसका जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, वो निकल जाती है, ठीक है? उसकी स्टडी की उन्होंने, अपने RBC की स्टडी की उन्होंने, ठीक है? तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने तो थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया, बट जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहला सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक? तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने इस कॉर्क को रखा और इस कॉर्क की स्टडी को स्टार्ट कर दिया, ठीक? तो जब उन्होंने उस स्टडी को स्टार्ट किया तो उनको क्या दिखाई देता है? उनको एक स्मॉल रूम, एक छोटा रूम दिखाई देता है, स्मॉल रूम दिखाई देता है उनको, ठीक है? स्मॉल रूम दिखाई देता है उनको उस कॉर्क के अंदर, स्मॉल रूम दिखाई देता है, जो कि कैसा दिखाई दे रहा था? आप लोगों ने हनीकॉम्ब देखा है? हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता कभी बहुत पास से देखा है? देखना भी मत जाना, है ना? वरना फिर देखने लायक नहीं बचोगे फिर कुछ, है ना? कभी देखने भी मत जाना, कोई भी कहे, वरना फिर कहोगे अरे यशु भैया आपने क्या दिखा दिया, फिर मैं तो कुछ देखने लायक ही नहीं बचा, है ना? तो मैं अभी से कह रहा हूं, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ये प्यारा प्यारा सुंदर सा चेहरा, है ना, बंदर सा बन जाए। तो मेरी बात मान लीजिएगा, ज्यादा होशियारी मत दिखाइएगा, है ना? वरना फिर आप कहेंगे भैया आपने गड़बड़ कर दी, ठीक है? तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, मैं पहले बता रहा हूं कि आप मधुमक्खी के छत्ते पे नहीं जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो इनको कुछ ऐसा, रॉबर्ट हुक जो थे उनको कुछ ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको उन्होंने कहा स्मॉल रूम, जिसको उन्होंने क्या कहा? स्मॉल रूम कहा, स्मॉल रूम कहा। और इसका जो पहला नाम था, जो फर्स्ट नेम इन्होंने दिया, जो फर्स्ट नेम इन्होंने दिया, वो क्या दिया? वो दिया इन्होंने सेल्यूला। वो क्या नाम दिया? सेल्यूला। सेल नहीं कहा था इन्होंने, सबसे पहले क्या कहा था? सेल्यूला कहा था, जिसका जो मतलब था वो क्या था? स्मॉल रूम था, जिसका मतलब तो क्या था? स्मॉल रूम, ठीक? तो सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। चाहे वो आपसे पहला सेल कोई पूछे तब भी आप रॉबर्ट हुक बताओगे। नेक्स्ट, चाहे वो सबसे पहले डेड सेल पूछेगा, अगर फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तब भी आप आंसर क्या बताओगे? रॉबर्ट हुक ही बताओगे, ठीक? नेक्स्ट, इन्होंने कॉर्क की स्टडी की। इन्होंने क्या किया? कॉर्क की स्टडी की, ठीक है? और वो कॉर्क बेसिकली किससे बना हुआ था? वो कॉर्क एक स्पेनिश ओक ट्री से मिलकर के बना हुआ था, ठीक? तो जब उन्होंने स्टडी स्टार्ट की, ठीक है, तो वो उन्होंने सबसे पहला जो डेड सेल था, फर्स्ट सेल तो या सेल कह लीजिए या फिर डेड सेल कह लीजिए, वो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने स्टडी किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने स्टडी किया। और सबसे पहले जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा? एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में, बेसिकली इसी को कहते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, यही होता है आपका हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। उन्होंने कुछ ऐसा कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर देखा, जिसका जो नाम उन्होंने दिया वो क्या दिया? सेल्यूला दिया, जिसका मतलब था स्मॉल रूम, ठीक? अच्छा, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, जिनका जो नाम था वो था आपका एंटोन वॉन लीeuwenhoek, ठीक है? मैं इसे एरेज कर रहा हूं, ठीक है? जिसका जो नाम था वो था आपका एंटोन वॉन लीeuwenhoek। अगर किसी को ये चीजें नोट करनी होगी तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है? आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं, अब बात कर लेता हूं फर्स्ट लिविंग सेल की। फर्स्ट लिविंग सेल की बात कर लेता हूं। फर्स्ट लिविंग सेल किसने दिया था भैया? फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by
किसने दिया था भैया? फर्स्ट लिविंग सेल। सर अभी तो आपने बताया है ना भैया, अभी आपने बताया है, क्या बताया है? फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिया हुआ, कहीं पे VAN है, कहीं पे VON है, ठीक है। ल्यूवेनहुक, LEUWENHOEK, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल दिया था, सबसे पहले लिविंग सेल दिया था। कब दिया था? हाँ भैया आप हर बार फंसा देते हो यार, है ना। चलो कब दिया था? 1674 में। कब दिया था? 1674 में सबसे पहला लिविंग सेल दिया था, ठीक। बिल्कुल सही बात है। तो भैया क्या इन्होंने भी प्लांट के बारे में स्टडी किया था, है ना? इन्होंने भी क्या ऐसे ही कुछ कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर देखे थे? नहीं नन्हे बालक, ऐसा नहीं था। इन्होंने जो डिस्कवरी की वो किसके अंदर किया? ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल इन, बताओगे कहां पे? है ना, बताओगे कहां पे? चलो मैं बता देता हूं, छोड़। फर्स्ट इन पॉन्ड वाटर। क्या पॉन्ड वाटर है भैया? पॉन्ड वाटर के अंदर किया था इसने? जी हाँ, कहां किया था? पॉन्ड वाटर के अंदर। छोड़ो यार, चलिए ठीक है, कहीं भी कर दिया, है ना। पॉन्ड वाटर के अंदर किया, ठीक है। और इस पॉन्ड वाटर के अंदर एक ऑर्गेनिज्म था, है ना, जिसका जो नाम था वो क्या था? एल्गी का नाम सुना है ना? एल्गी क्या कहता है? काई, है ना। एल्गी क्या कहता है? काई, ठीक। एल्गी। और इस एल्गी के अंदर एक था स्पाइरोगाइरा। और इस स्पाइरोगाइरा के अंदर सबसे पहला लिविंग सेल खोजा गया था। इस स्पाइरोगाइरा के अंदर सबसे पहला लिविंग सेल खोजा गया था, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इन 1674। Sorry, 1674 he discovered the first living cell in pond water, algae and spirogyra, ठीक। अच्छा, इन्होंने भी अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था, याद रखना एक चीज, है ना। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड इन, ऐसे लिख लो, डिस्कवर्ड इन पॉन्ड वाटर with the help of self-made powerful microscope। क्या सर ये बहुत ज्यादा पावरफुल था? नहीं जी, रॉबर्ट हुक से पावरफुल था। रॉबर्ट हुक से इनका जो माइक्रोस्कोप था वो पावरफुल था, ठीक है। ये थोड़ा पावरफुल माइक्रोस्कोप था। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहला आपका लिविंग सेल देखा था एल्गी के अंदर। उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था स्पाइरोगाइरा, ठीक। चलिए यहां तक भी समझ में आ गया आपको। अब क्या है भैया? क्या सेल डिस्कवरी ऑफ सेल खत्म हो गया? अभी तो शुरुआत है मेरे मुन्ना, है ना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे नाम आने बाकी हैं। भैया ये नाम कैसे याद करेंगे? आपने तो इतना सारा नाम लिखवा दिया। अभी कहां, अभी तो मैंने शुरू किया, अभी तो सिर्फ 2 नाम आए, है ना। आगे आगे देख मेरे बालक, परेशान नहीं होना, है ना। मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, और जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर तूने उस तरीके से याद कर लिया कभी जीवन में नहीं भूलेगा, पक्का है मेरी बात। चल अभी आगे देख लेते हैं। सो थर्ड थिंग जो है आपकी, एक और साइंटिस्ट आते हैं, है ना। उनको भी बहुत ज्यादा सुकून था नहीं, ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं खाली थोड़ी बैठूंगा, है ना, मैं खाली थोड़ी बैठूंगा, मैं भी कुछ करूंगा, है ना। मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी नाम कमाना है ना। तो जल्दी जल्दी में एक और साइंटिस्ट आए इन 1831, 1831 में एक और साइंटिस्ट आते हैं। इनके कई साल बाद, बहुत साल, लगभग 200 साल के आसपास में, है ना। उस समय पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या ये वही रॉबर्ट है? नहीं 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 नहीं, इनका नाम भैया रॉबर्ट ब्राउन है। क्या है? रॉबर्ट ब्राउन है ना।
और जो फर्स्ट लिविंग सेल दिया जिन्होंने, सॉरी, जो फर्स्ट डेड सेल दिया था उनका नाम क्या था? उनका नाम रॉबर्ट हुक था। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। 1831 में सबसे पहली बार एक नए टर्म का नाम आया जिसका नाम था न्यूक्लियस। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। हाँ, वाह, मैंने न्यूक्लियस के बारे, मतलब मैंने नहीं, वो साइंटिस्ट ने कहा होगा, मैंने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी कर दिया। मेरा भी नाम तुम लोग पढ़ोगे, है ना? थोड़ा क्यों पढ़ोगे, और पढ़ो, ठीक है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट को और चुल मची, है ना। उन्होंने कहा मेरा नाम कैसे रह गया, मेरा भी नाम आना चाहिए, है ना। तो 1839 में एक और साइंटिस्ट आते हैं। इनका नाम था जेई पुरकिंजे। भैया ये कैसा नाम है? पता नहीं उनके माँ बाप ने क्या सोच के रखा होगा, है ना। कुछ भी रख दिया होता है। पहले के टाइम पे तो नाम भी बहुत अच्छे अच्छे होते थे। जलेबी रख दिया, इमरती रख दिया, कुछ भी रख दिया होता, पता नहीं ये क्या पुरकिंजे उरकिंजे, है ना, ठीक है। तो इन्होंने एक टर्म कहा, ठीक है, सिर्फ इन्होंने एक टर्म दिया, गेव टर्म, इन्होंने एक टर्म कहा, और उस टर्म का नाम क्या था? उस टर्म का नाम था प्रोटोप्लाज्म। इस टर्म का नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म, है। तो क्या भैया इन्होंने डिस्कवरी नहीं की? क्या प्रोटोप्लाज्म के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं? नहीं, इन्होंने सिर्फ प्रोटोप्लाज्म नाम दिया और कुछ भी नहीं, ठीक। इन्होंने सिर्फ प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था और कुछ भी नहीं। तो भैया प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया है किसने? अब इसकी चुल को मिटाने के लिए एक और साइंटिस्ट आते हैं जो इनसे थोड़ा लेट आते हैं। 1865 में एक साइंटिस्ट आते हैं, हक्सले ने क्या कहा? हक्सले ने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है ना भैया, जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल है। क्या है? लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। ये क्या है? लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल है। यानी कि सेल के अंदर अगर कोई भी चीज लिविंग है तो वो क्या है? आपका प्रोटोप्लाज्म है। सेल के अंदर अगर कोई भी चीज लिविंग है तो वो क्या है? आपका प्रोटोप्लाज्म है, ठीक। तो ये बात किसने कही? ये बात 1865 में हक्सले ने बताई थी, ठीक। नाम तो दिया था पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया, उसके बारे में किसने बताया? वो बताया आपका हक्सले ने, ठीक। अच्छा, तो ये था आपका डिस्कवरी ऑफ सेल। एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक in 1665. Then the first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek in 1674. अगर कोई पूछेगा कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कहां पे किया गया था, मतलब कहां पे भी किया गया था, तो आप बताओगे उनको कॉर्क के अंदर किया गया था, ठीक। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने कहां किया था? पॉन्ड वाटर में किया था, स्पाइरोगायरा के अंदर, ठीक। फिर साइंटिस्ट आते हैं आपके रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सबसे पहला टर्म दिया न्यूक्लियस। देन 1839 में आते हैं जेई पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, लेकिन प्रोटोप्लाज्म के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ टर्म दिया। और उस टर्म को डिफाइन किसने किया? 1865 में हक्सले ने, ठीक। तो हक्सले ने बताया कि ये क्या है? लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल है। तो ये है आपका डिस्कवरी ऑफ सेल। यहां पे आपकी डिस्कवरी ऑफ सेल खत्म होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा होने वाला है अब सेल थियरी। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अपना नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल थियरी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इतने सारे साइंटिस्ट ने सब कुछ बताया, सेल के बारे में बताया, डेड सेल, लिविंग सेल, न्यूक्लियस के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ये सारी चीजें चल रही थी। उस टाइम पे दो साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सबसे पहले सेल थियरी के बारे में बात की। दो लोग दो अलग अलग टाइम पे सेल थियरीज देते हैं। सबसे पहले जो थे वो थे आपके मैथियस
स्लीडन इन 1838, 1838 में मैथियस स्लीडन ने, ठीक है, मैथियस स्लीडन ने फर्स्ट सेल थियरी दी, फर्स्ट सेल थियरी, सेल थियरी, ठीक है। मैथियस स्लीडन इन 1838 गेव फर्स्ट सेल थियरी, ठीक, गेव फर्स्ट सेल थियरी। तो 1838 में मैथियस स्लीडन ने सबसे पहला सेल थियरी दिया। तो क्या भैया प्रोटोप्लाज्म के पहले सेल थियरी आ चुकी थी? बिल्कुल सही पकड़ा है ना, प्रोटोप्लाज्म के पहले 1 साल पहले सेल थियरी आ चुकी थी। और जब प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर हुआ उस टाइम पे हमारी सेकेंड सेल थियरी भी आ चुकी थी, ठीक। तो मैथियस स्लीडन 1838 में अपना पहला सेल थियरी दे चुके थे, जिनका पहला स्टेटमेंट था, अच्छा छोड़िए स्टेटमेंट तो बाद में देख लेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते थे। ये मैथियस स्लीडन क्या थे भैया? ये मैथियस स्लीडन ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये क्या थे? जर्मनी के बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट क्या होते हैं भैया? बॉटनिस्ट अरे वही जो प्लांट के बारे में स्टडी करता है, वही तो है ना। तो वो साइंटिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करता हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बॉटनिस्ट, स्टडी ऑफ प्लांट्स को, ठीक है ना। वो साइंटिस्ट जो प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें आप क्या कहोगे? बॉटनिस्ट कहोगे, ठीक। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया? इनका स्टेटमेंट क्या था? तो इन्होंने बताया, क्या कहा कि ऑल प्लांट बॉडीज, जितने भी प्लांट बॉडीज हैं, ऑल प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ all the plant bodies are made up of different kind of cell। जितने भी प्लांट बॉडीज हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देता हूं, अलग अलग टाइप्स के सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट बताया, क्योंकि जैसा कि इनका नाम था, ये बॉटनिस्ट थे जर्मनी के, इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया। तो इन्होंने क्या कहा? जितने भी प्लांट बॉडीज हैं वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं। उन साइंटिस्ट का जो नाम था वो क्या था? उन साइंटिस्ट का नाम था थियोडोर सॉन। इन साइंटिस्ट का जो नाम था, ये तो पहले हो गए और ये हो गए दूसरे। इन साइंटिस्ट का जो नाम था, उनका नाम था थियोडोर सॉन। इन 1839 में, 1839 में, ठीक है, गेव सेकेंड सेल थियरी। इन्होंने दूसरी सेल थियरी दे डाली, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरा भी तो नाम आना चाहिए, है ना। तो इन्होंने सेकेंड सेल थियरी दे दी, ठीक है। और ये कौन थे भैया? बेसिकली ये जो थे, ही वॉज ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, ZOOLOGIST। ये ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। जूलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है भैया? ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब होता है जो एनिमल्स की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं, वो ऐसे साइंटिस्ट जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें आप जूलॉजिस्ट कहते हो, ठीक। तो मेनली इसको याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं, यह बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आपको यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा, स्वान, है ना, स्वान। अगर संस्कृत में स्वान का मतलब समझें तो संस्कृत में स्वान को हम कहते हैं डॉग। संस्कृत के अंदर स्वान को हम कहते हैं डॉग, यानी कि कुत्ता, ठीक। और डॉग एक एनिमल है, तो थियोडोर सॉन का मतलब डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता, जो कि एनिमल होता है। यानी कि थियोडोर क्या थे?
ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, और अगर एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि मैथियस स्लीडन थे, वो क्या थे, जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। समझ में आया क्या? ठीक, चलिए। तो थियोडोर स्वॉन ने क्या किया, थियोडोर स्वॉन ने बताया कि आपके जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की, सॉरी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल की, वो क्या है, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया कि द आउटर मोस्ट कवरिंग पहला स्टेटमेंट इन्होंने प्लांट के लिए दिया था मेनली, ठीक है। मैं पहला जो बोला वही बताता हूं, द आउटर मोस्ट कवरिंग COVERING कवरिंग ऑफ एनिमल सेल is plasma membrane, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है एनिमल सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन इन्होंने एक चीज और बताया, क्या थे तो ये जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने प्लांट के बारे में क्या कहा, कि सेल वॉल इज ए यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। क्या कहा, सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। मतलब कि जो सेल वॉल है आपका, वो सिर्फ किस में पाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट सेल में पाया जाएगा। याद रखिएगा, जो सेल वॉल होगा वो सिर्फ किस में पाया जाएगा, आपका प्लांट सेल में पाया जाएगा। ठीक, तो जो पहला स्टेटमेंट था बेसिकली आपका ये पहला स्टेटमेंट था, ठीक है। सेल वॉल वाला जो था ये पहला स्टेटमेंट था और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट था। तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर टू द प्लांट सेल, यानी कि जो सेल वॉल होगा वो किसमें पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये एक जूलॉजिस्ट ने बताया था, थियोडोर स्वॉन ने, जबकि बॉटनिस्ट जो थे वो कौन था, मैथियस स्लीडन थे, ठीक है। बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट बोला था, ऑल द प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बताया था, ठीक। बट थियोडोर स्वॉन ने 1839 में बताया कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर टू द प्लांट सेल। जो सेल वॉल है वो एक यूनिक फीचर है जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने क्या बताया कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की, वो क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वो क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है इतना? चलिए, ठीक है। बट इन्होंने सब कुछ बताया, ठीक है। अभी तक हमें सेल के बारे में पता चल गया, फर्स्ट डेड सेल, लिविंग सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म, सब कुछ बता दिया हमने, ठीक है। इवन सेल थियरीज आ गई। मैथियस स्लीडन ने क्या कहा, ऑल द प्लांट बॉडीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ठीक है। थियोडोर स्वॉन ने कहा द सेल वॉल इज द यूनिक फीचर टू द प्लांट, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट किसी ने ये नहीं बताया कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, है ना। सब कुछ सबने बताया, बट ये किसी ने नहीं बताया कि नए सेल्स हकीकत में बनते कैसे हैं, ठीक। तो उसके लिए एक और साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कमेंट में बताओ वो साइंटिस्ट कौन था, ठीक। कमेंट में बताना प्लीज वो साइंटिस्ट में कौन था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो हेडिंग डालते हैं फाइनल शेप टू द सेल थियरी। चलिए, तो फाइनल शेप टू द सेल थियरी की अगर हम बात करते हैं, फाइनल शेप टू द सेल थियरी किसने बताया, कैसे, किन्होंने बताया कि नए सेल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक। तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था 1855 में, इन 1855 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाव। इन्होंने बताया, बेसिकली इन्होंने क्या कहा, रुडोल्फ है, सही स्पेलिंग थोड़ा सा सही लिख देता हूं, रुडोल्फ वर्चाव। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या कहा, इन्होंने कहा कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला है। ये क्या है ना, ये क्या लिखवा दिया है ना, ये क्या लिखवा दिया, इसका तो मुझे मतलब ही नहीं समझ में आ रहा भैया, है ना। ये क्या ही लिखवा दिया आपने, है ना।
थोड़ा इसको साफ साफ लिख देता हूं, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा बड़े में लिख देता हूं। ओमिनिस 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 सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब क्या है? बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, डोंट वरी। इसका जो मतलब था वो था कि ऑल द न्यू सेल अराइज फ्रॉम, ऑल द, इसका जो मतलब था वो क्या था? ऑल न्यू सेल्स arise from pre-existing cell। pre-existing cell है मतलब ये क्या है? pre-existing cell ये क्या है? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो भैया कि जितने भी नए सेल्स हैं क्या वो पुराने सेल से मिलकर के बने हुए हैं? यही तो मैं कह रहा हूं, है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि जितने भी आपके नए सेल्स है वो कैसे बन रहे हैं? वो आपके पुराने सेल से ही बन रहे हैं। कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू, है ना, आगे पढ़ोगे आप इस चैप्टर में, ठीक। तो जितने भी आपके पुराने सेल्स हैं, सॉरी, जितने भी आपके नए सेल्स हैं वो आपके किससे बन रहे हैं? पुराने सेल से मिलकर के बन रहा है, ठीक। इन्होंने तो ये बता दिया, हाँ बता दिया, ठीक। और सेकेंड स्टेटमेंट इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, जो कि मैथियस लिडन का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कॉपी किया। क्या कहा कि ऑल द प्लांट बॉडीज, ऑल द प्लांट एंड एनिमल बॉडीज are made up of different type of cell or their product। यानी कि जितने भी प्लांट बॉडीज हैं या एनिमल बॉडीज हैं वो किससे मिलकर के बने हुए हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। और इन्होंने क्या कहा? क्या इन्होंने कोई और भी स्टेटमेंट दिया था? इन्होंने तो ये दो स्टेटमेंट कंफर्म था इनके, कि इन्होंने सबसे पहला जो स्टेटमेंट बताया है वो था वो आपका ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि इसका मतलब था ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी नए सेल्स हैं आपके वो पुराने सेल से मिलकर के ही बने हुए हैं, ठीक। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? ऑल द प्लांट एंड द एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और देयर प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब था भैया? इसका साफ मतलब यह था कि जितने भी आपके सेल्स हैं, चाहे वो एनिमल, जितने भी आपके बॉडीज हैं, चाहे वो प्लांट बॉडीज हो, चाहे वो आपके एनिमल बॉडीज हो, वो किससे मिलकर के बने हुए हैं? वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए हैं। इतना क्लियर है, ठीक। चलिए, तो ये था आपका फाइनल शेप टू द सेल थियरी। अच्छा, तो रुडोल्फ वॉर्चाम ने 1855 में सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया जिसका नाम था ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, और इसका जो मतलब था वो क्या था आपका? ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितने भी नए सेल्स बनेंगे वो आपके पुराने सेल से मिलकर के बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने? एक हाइपोथेसिस दी, ऐसा सोचा कि हो सकता है जितने भी एनिमल बॉडीज या प्लांट बॉडीज हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर के बने हुए हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। तो ये थी हमारी आज की ये 3 टॉपिक्स। अब बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी की। ऐसी कौन सी चीज है जो सेल थियरी का एक्सेप्शन है, मतलब सेल थियरी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो उसका जो नाम था वो था आपका वायरस, है ना। सेल थियरी का जो एक्सेप्शन था वो था आपका वायरस। क्यों भैया वायरस क्यों? बेसिकली एनसीईआरटी कहती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो स्टेटमेंट बताया था कि इफ समथिंग इज लेस देन अ सिंगल सेल देन वी कैन नॉट कंसीडर एज अ लिविंग। अगर कुछ भी लिविंग कोई भी अगर लिविंग सेल है तो उसको कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। बट वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जब तक वो एयर मीडियम में प्रेजेंट रहेगा तब तक वो एज अ नॉन लिविंग बिहेव करेगा, और जैसे ही वो किसी लिविंग के ऊपर अटैक करता है
वो एज अ लिविंग बिहेव करने लगता है। यही रीजन है कि आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया कि वायरस को हम लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे या फिर नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखेंगे, और इसी वजह से जो वायरस है वो सेल थियरी का एक्सेप्शन बन गया है। क्लियर? ठीक, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए आज के लिए ये लेक्चर समाप्त करते हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अप्रोक्सीमेट 1:46 हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर को इतना इनफ रखते हैं। एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी की बात कर ली मैंने, आपके तीनों बता दिए, डिस्कवरी ऑफ सेल थियरी, फाइनल स्टेज ऑफ सेल थियरी, ये तीनों टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद है आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, अपने यशु भैया के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएंगे, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे, आपके लिए हम नए नए लेक्चर्स लेके आते रहें। कल भूलिएगा मत, कल आपको फिर से एक नया लेक्चर देखने को मिल जाएगा सेम टॉपिक के ऊपर। ठीक है, टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ नए नए क्वेश्चंस भी कल लेके आएंगे, और उन क्वेश्चंस को हम कल मार्क भी करेंगे, उन्हें यहीं पे ही लगाने की कोशिश करेंगे। जितना आपने आज तक अभी तक पढ़ा है उन सारी चीजों को मैं कल एक प्रिंटेबल फॉर्म में आपको दे दूंगा। मतलब कल क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे 100%। कल 4 से 5 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आपके लिए, इस बोर्ड पे लिख के लेके आऊंगा, आपको यहीं पे ही बैठ के मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। वो क्वेश्चंस हो सकता है आपके बोर्ड्स में आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, स्कूल के यूनिट फर्स्ट में या फिर हाफ ईयरली के अंदर। ठीक है, सो तब तक के लिए ऐसा ही अपना प्यार बनाए रहिए, अपने यशु भैया के साथ रहिए। थैंक यू सो मच आप इस वीडियो को देखने के लिए, इतना सपोर्ट बनाने के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू।